प्रीवियस सेशन पे हमने जाना कि स्लोप और इंटरसेप्ट क्या है, लेकिन उसके साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि प्री कैलकुलस एंड कैलकुलस क्या चीज़ है और इनमें बेसिक फ़र्क क्या है। क्योंकि कैलकुलस स्टडी है चेंजिंग की, कि हम चेंज देखना चाहते हैं उन लाइंस पे जो स्ट्रेट नहीं होते। यही वजह है कि हमने प्रीवियस सेशन के लास्ट में स्लोप और इंटरसेप्ट को इसलिए जान लिया था ताकि इस सेशन पर इस्तेमाल होने वाले फंक्शंस, टेंजेंट, सेकेंड्स एंड कॉर्ड लिमिट्स के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। मैं हूं फाद हुसैन और आप इस वक्त कैलकुलस के टॉपिक को अंडरस्टैंड कर रहे हैं या समझ रहे हैं। और इस कोर्स को लाने का मकसद ये है कि हम बिहाइंड मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और डेटा साइंस के मैथ्स को जान सकें। इससे रिलेटेड तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद हैं। जबकि इन वीडियोस पर इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल मेरे ब्लॉग फाद हुसैन CS blogspot.com पर हैं। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो अगर मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली फंक्शन क्या है। बहुत सारे प्री कैलकुलस से रिलेटेड टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्क्रीट मैथ्स के कंप्लीट कोर्स में पढ़ चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है एंड 130 वीडियोस अराउंड इसकी मौजूद है और हर एक टॉपिक को हमने डिस्कस किया है। तो आप वहाँ पे फंक्शन के टॉपिक को भी सर्च कर सकते हैं। कुछ फास्टली वे पर अगर मैं फंक्शन को डिस्क्राइब करूँ तो फंक्शन एक ब्लैक बॉक्स है जो कि कुछ इनपुट वैल्यूज़ को लेता है और उस इनपुट वैल्यूज़ के बिहाफ पर वो आउटपुट प्रोड्यूस करके देता है। अगर मैं इस फंक्शंस की विजुअलाइजेशन को डिफाइन करूँ तो ये एक फंक्शन है जो कि f ऑफ x स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस x स्क्वायर को जब मैंने प्लॉट किया डिफरेंट x की वैल्यूज़ के साथ तो वो कुछ इस तरह से पैराबोलिक फॉर्म बना रहा है। तो जो लाइंस डॉट बनाए गए हैं इन लाइंस पर वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर x की वैल्यू -2 होगी तो y की वैल्यू ये होगी, इसी तरह से x की वैल्यू अगर 2 होगी तो y की वैल्यू ये होगी, 4 होगी तो ये होगी एंड सो ऑन। तो इस तरह से फंक्शंस को प्लॉट किया जाता है और उसके x एंड f ऑफ x की वैल्यूज़ को डिफाइन करके दिखाया जाता है। यानी x की वैल्यू ये है तो फंक्शंस की वैल्यू ये होगी। इन सिंपल हम डोमेन एंड रेंज के रिस्पेक्ट से भी इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने x की वैल्यू को 2 रखा तो ये मुझे 4 डिस्प्ले करके देगा एंड सो ऑन। अब किसी भी फंक्शंस को जब प्लॉट किया जाता है तो प्लॉट होने के बाद वो फंक्शंस किस बेस पर अंडरस्टैंड किया जाएगा कि वो फंक्शन है भी या नहीं। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन उस फंक्शन से ड्रॉ की जाए और देखा जाए कि क्या वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर उसे कट कर रहा है। अगर वो एक ही पॉइंट पर फंक्शंस को कट कर रहा है तो उसका मतलब है कि जो विजुअलाइजेशन आपने की हुई है फंक्शन की, दैट इज सेड टू बी अ प्रॉपर फंक्शन। द फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं कह सकता हूँ ये फंक्शन है क्योंकि जब एक वर्टिकल लाइन बनाई गई तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट है जिससे इस पर कट कर रहा है। लेकिन सेकंड पे आप देखें तो अगर मैं यहाँ से लाइन बनाऊँ वर्टिकल तो ये 2 जगह से कट कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। सेम फॉर दिस फॉर्म, यहाँ से भी मैं कट कर रहा हूँ तो ये और ये 2 पॉइंट को कट कर रहा है फंक्शन। यही वजह है कि हम x की एक वैल्यू से 2 डिफरेंट वैल्यूज नहीं बना सकते। यही वजह है कि ये भी फंक्शन नहीं है। तो ये तो बेसिक रिकॉल हो गया फंक्शन को। अब हमें कर्व लाइन में से ये समझना है कि कर्व लाइन पर टेंजेंट और सेकेंड लाइन क्यों बनाई जाती है और इसका मकसद क्या है। हमने जाना कि जब हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है तो हम स्लोप मालूम इसलिए करते हैं ताकि हम चेंजिंग जान सकें कि एक्चुअली यहाँ पर x एंड y की वैल्यूज़ के दरमियान चेंजिंग क्या हो रही है। ठीक है, स्लोप की वैसे बहुत सारी एप्लीकेशन है जो हम इन फ्यूचर जान सकेंगे। लेकिन जब हम कर्व लाइन की बात करते हैं ना तो कर्व लाइन के अंदर हमेशा हम किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे स्लोप मालूम करना चाहते हैं। कैसे? देखो, अगर हम इस तरह से, मैं नीचे अलग से ग्राफ बना रहा हूँ, इस तरह से हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है। ठीक है, ये फंक्शन स्ट्रेट नहीं है, लिहाजा ये नॉन लीनियर है और इसमें चेंजिंग इंस्टेंटेनियस फॉर्म पर हो रही है। अगर मुझे इस फॉर्म पर एक पॉइंट पर फंक्शन मालूम करना है, स्लोप मालूम करना है, तो यहाँ से मैं एक इस तरह से लाइन बनाऊंगा जो सिर्फ इस पॉइंट को टच करते हुए गुजरे। ठीक है, नॉट अदर वन। ठीक है, इस तरह से यूं गुजरे। एक ऐसा पॉइंट जो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करते हुए गुजरे कर्व लाइन पर, उसे कहा जाता है टेंजेंट लाइन। ओके, इसी तरह से एक ऐसी लाइन जो आपके फंक्शंस को 2 जगह से कट करे उसे कहा जाता है सेकंड लाइन। ठीक है, यानी अगर मैं यहां से इस तरह से बनाऊं लाइक दिस तो ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, तो इसे सेकंड लाइन कहा जाता है। क्योंकि हम टेंजेंट लाइन को डायरेक्टली स्लोप के लिए मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर एक ही पॉइंट है। लिहाजा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक सेकंड लाइन बनाते हैं जो इसी पॉइंट से यूज होता हुआ किसी दूसरे लाइन को कट कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर अलग से बनाया है, आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर लो कि ये लाइन कुछ यूं बनी है जो इस लाइन को भी टच कर रही है और इससे भी कट करते हुए जा रही है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल पे पहले ये लाइन बनाई थी, आप इसको इग्नोर कर दें। ठीक है, अब सेकंड लाइन बनाने का मकसद क्या था? सेकंड लाइन बनाने का मकसद ये है क्योंकि ये 2 पॉइंट्स पर बेस करती है और 2 पॉइंट्स में से एक पॉइंट उसी लाइन पर मौजूद है, उसी पॉइंट पर जहां पर टेंजेंट मौजूद था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी x एंड y की वैल्यू मौजूद है और इस पॉइंट की भी, क्योंकि ये सेकंड है, x और y की वैल्यू मौजूद है।
इन दोनों के दरम्यान जब चेंजेस मालूम किए जाएंगे तो चेंजिंग आएगी। अच्छा, चेंजिंग का फॉर्मूला वही है, चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज ऑफ एक्स, यानी एक्स वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, अब अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ तक ले आऊँ तो इसका मतलब है अब एक्स और वाई की वैल्यू दोनों चेंज हो गई होगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ ले आऊँ, यहाँ ले आऊँ, यहाँ लाते लाते इसकी इतने नियरेस्ट कर दूँ कि बिल्कुल ऑलमोस्ट इसके बराबर हो जाए। जब ये ऑलमोस्ट इसके बराबर हो जाएगी तो क्या जो चेंज इन वाई और चेंज ऑफ एक्स होगा सीकेंड का, वही सीकेंड का जो स्लोप है वो क्या टेंजेंट का भी स्लोप बन जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। यही मकसद था कि टेंजेंट लाइन के स्लोप को बनाने के लिए हमने सीकेंड लाइन को यूज किया और सीकेंड की डिस्टेंस को कम करते करते हम वहां पहुंच गए जहां पर टेंजेंट मौजूद है। इस तरह से हमने कर्व लाइन पर किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के स्लोप को फाइंड कर लिया। दैट इज अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेंजेंट एंड सीकेंड फॉर टू फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व फंक्शन। द नेक्स्ट थिंग, जब हम सेकंड लाइन, टेंजेंट, डायमीटर्स, रेडियस एंड कॉर्ड की बात करते हैं तो एरिया ऑफ द सर्कल में इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया जाता है। क्या है? देखिए, जब आप एक सर्कल बनाते हैं तो सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है वो उसका रेडियस होता है। सेंटर से लेकर उसकी कर्व लाइन तक का जो फासला है, इधर वो किसी भी डायमेंशन पे हो, वो रेडियस कहलाता है। ठीक है, अगर मैं रेडियस को डबल कर दूं, यानी रेडियस को राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से ले लूं, यानी इस पॉइंट से सेंटर का और इस पॉइंट से मजीद इस पॉइंट तक, ये कंप्लीट लाइन जो बनेगी वो कहलाएगी डायमीटर। ओके ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज अ सीकेंट। व्हाट इज अ सीकेंट? एज वी हैव सीन इन अ प्रीवियस स्लाइड के एक ऐसी लाइन, बल्कि इसी स्लाइड पे हमने देखा ये सीकेंट लाइन थी। अगर मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कल में एक ऐसी लाइन जो दो जगह से इस सर्कल को कट कर रही हो, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो ऐसे पॉइंट हैं जो आउटलाइंस ऑफ द सर्कल पे और इसे कट कर रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट टर्म इज अ कॉर्ड। कॉर्ड की बात करूं तो ये सीकेंट की तरह ही लाइन होती है, जो कि सीकेंट या रेडियस डायमीटर से छोटी होती है, लेकिन ये लाइन को टच करती है लेकिन क्रॉस नहीं करती। तो आप देख रहे हैं कि कॉर्ड को ये टच कर रही है दोनों पॉइंट पर, लेकिन क्रॉस नहीं कर रही। एंड द लास्ट टर्म हियर इज अ टेंजेंट। टेंजेंट एक पॉइंट से टच करती हुई गुजरने वाली लाइन होती है, इधर वो सर्कल से गुजर रही हो या कर्व ऑफ लाइन से गुजर रही हो, जैसे हमने यहाँ पर देखा। तो ये कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई कि फंक्शंस क्या है, टेंजेंट क्या है, सेकेंड क्या है, कॉर्ड क्या है। अब हमें लिमिट के कॉन्सेप्ट को समझते हुए सीकेंड एंड टेंजेंट को मजीद विजुअलाइजेशन के रिस्पेक्ट से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अब हम कुछ एनिमेटेड पिक्चर्स पे इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि सीकेंड एंड टेंजेंट लाइन क्या है। दैट्स इट। तो अभी तक आपने इस इमेज पे देखा कि इनिशियली हमारे पास दो पॉइंट्स थे। ठीक है, और उस दो पॉइंट्स पे हमने एनिमेट होते हैं इस चेंज ऑफ एक्स एंड चेंज ऑफ वाई को कम होता हुआ देखा। ये उस वक्त तक कम हुआ जब तक वो टेंजेंट के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल जीरो आ गया। तो ये जो लाइन दिखा है ना, चेंज ऑफ एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो नहीं है यहाँ। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो है। तो अगर ये इक्वल का साइन होता तो इसका मतलब ये हो गया कि बिल्कुल नथिंग हो गई, लेकिन हम क्या चाहते हैं, उसके करीब पहुंचे। इसी एफ ऑफ एक्स को, यानी यहाँ पर जो चेंज ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी वो लिमिट के कॉन्सेप्ट से क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो के करीब हो जाएगी, और वही वो पॉइंट होगा जो हमें इस टेंजेंट लाइन का स्लोप मालूम करके दे देगा। ठीक है, तो अगर मैं आप डेफिनेशन की बात करूं, टेंजेंट लाइन क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, जिसे हम डेरिवेटिव भी कह रहे होते हैं। वेयर एज द सेकंड लाइन एवरेज रेट ऑफ चेंज है, जो कि स्लोप कहलाता है। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ चेंज विदाउट, जब हम कैलकुलस की बात कर रहे थे, और जब मैं कैलकुलस के अंदर आया तो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आया जो कि टेंजेंट लाइन से बना। अब इस टेंजेंट लाइन को, जिसे हमने अभी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का, जो कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन को फुलफिल करती है, तो ये डेल ऑफ एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो से क्या मुराद है? क्योंकि हम जीरो तो नहीं ले सकते यहाँ पर। तो जब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल जीरो की बात होती है, तो अगर ये पॉइंट जीरो है, ठीक है, मैं ओपन सर्कल से बनाऊं, तो ये इसके बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट जो होगा, इधर पॉजिटिव पे हो या नेगेटिव पे हो, ये इसकी क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो होगा अगर ये जीरो है यहाँ पर। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ ऐड होता है यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ द लिमिट, जिसे हम डेरिवेटिव पे इस्तेमाल करते हैं, और हम यहाँ पर बताएंगे कि x टेंड टू जीरो के बराबर होगा, यानी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो होगा। अब इस चीज़ को अगर हम मजीद बेहतर तरीके से विजुअलाइज करें, जो कि अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड पे ये बताया कि अगर मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन मौजूद है और इसे मालूम करना है, जो कि इस लाइन को टच करते हुए यूँ गुजर रही है, तो ये हमारा दो पॉइंट जो यहाँ पर बनाया गया है, वो सेकेंड लाइन के लिए ये चेंज ऑफ एक्स प्लस वाई के साथ है। इनिशियली अगर ये एक्स है, तो ये जो पॉइंट होगा सेकंड, वो होगा एक्स प्लस डेल एक्स। डेल एक्स मैंने यहाँ पर क्यों कहा है? क्योंकि ये एक्स होगा और चेंज इन एक्स भी होगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है, चेंज ऑफ एक्स है। तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट हुआ एक्स एक्सिस पे, वो क्या हो गया, एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स। यानी अगर मैं इसे 1 कह रहा हूँ तो ये 1 बार कहला रहा है।
ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंड। अब अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो सेकंड पॉइंट पर हमारे पास x प्लस डेल एक्स है और उसके बाद एफ एक्स प्लस डेल एक्स है, यानी एक तो ये हो गया एक्स एक्सेस की ये वाली वैल्यू हो गई, और इसके जरिए से जो हमें y मिल रहा है वो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ डेल ऑफ एक्स मिल रहा है। और इस पॉइंट पर अगर हम बात तो x प्लस चेंज ऑफ एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स और चेंज ऑफ एक्स, यानी ये हो गया हमारा x और ये हो गया y। अगर इस पॉइंट की बात करूं तो ये हो गया x और इसका एफ ऑफ एक्स जो होगा वो y होगा, ठीक है, इस पॉइंट की मैं बात करूं। अब अगर हम इसे लिमिट के कॉन्सेप्ट के साथ इस फंक्शन प्लॉट करें, यानी अगर मैं टेंजेंट का स्लोप मालूम करना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे तो इस पॉइंट को फाइंड करना है, तो हमने फॉर्मूला बनाया इसका m इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो f ऑफ x प्लस चेंज ऑफ x ये हो गया y2, तो y2 माइनस y1 ये रहा और ये रहा y2, सब्ट्रैक्ट किया, देन x2 माइनस x1 ये रहा x2 और ये रहा x1, तो x प्लस डेल x माइनस x, इस x से ये x कैंसिल हो गया, f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x, जबकि डेल ऑफ x वैसे ही रहा। अब हमें डेल ऑफ x को 0 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल करना है, ठीक है, लेकिन हम इक्वल टू 0 नहीं कर सकते। यही वजह है कि अब यहाँ पर लिमिट चेंज ऑफ x मालूम लगाया गया जो कि टेंड करेगा 0 के। अब 0 फॉर एग्जाम्पल 0.9999 समथिंग हो सकता है, ठीक है, दोनों डायरेक्शन से देखा जाएगा। हम एक पॉइंट पर अगर मौजूद है तो यहाँ से 0 के नियरेस्ट और यहाँ से 0 के नियरेस्ट, बोथ वे पे देखा जाएगा। उस वे पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ गया कि मैं किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट का स्लोप मालूम करना चाहता हूँ बाय यूजिंग अ सेकंड कॉन्सेप्ट, तो मैं इस डेरिवेशन या डेरिवेटिव के फॉर्मूले को यूज़ करके स्लोप मालूम कर सकता हूँ। तो ये कुछ लंबी कहानी थी जिसे हमने अंडरस्टैंड किया कि एक्चुअली सेकंड लाइन एंड टेंजेंट लाइन से मुराद क्या है, इसके ज़रिए से हमें जो फार्मूला लास्ट में हासिल होता है वो क्या है, और लिमिट के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिया कि लिमिट का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके ज़रिए से हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे जब कोई फंक्शन आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा होता तो हम उसके नियरेस्ट वैल्यू को देख रहे होते हैं कि उसके लेफ्ट और राइट साइड पर एक्चुअली क्या हो रहा है, और वही चीज़ हमें लिमिट के कॉन्सेप्ट में दी जाती है जिसके ज़रिए से हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट का टेंजेंट या स्लोप मालूम कर पाते हैं। So back on the topic, the notation of the limit is a fundamental to the study of the calculus here. The following description as we have seen that कि अगर मुझे एक पॉइंट पर स्लोप मालूम करना था तो उसके लिए हमने टेंजेंट लाइन बनाई, डिफरेंट लाइंस हो सकती हैं इस जैसे स्लाइड पे दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद हमने सेम लॉजिक के साथ उसे सब्ट्रैक्ट किया और लिमिट के कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे हमने डेरिवेटिव का जर्नल फॉर्म यहाँ पर लिख दिया। इसी चीज़ को अगर हम स्लोप ऑफ दी सेकंड लाइन से देखें, अगर मैं सिर्फ और सेकंड लाइन की बात करूँ, ठीक है, मैं टेंजेंट की बात नहीं कर रहा, सेकंड, तो उसका फॉर्मूला होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए, यानी y2 y1 x2 x1। तो इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, ये सेकंड लाइन है इन दोनों, तो a x है और यहाँ से एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए होगा। लेकिन अगर मैं टेंजेंट की कॉन्सेप्ट के साथ इसी पॉइंट को देखूँ, क्योंकि टेंजेंट की बात होती है इसकी, तो टेंजेंट लाइन स्लोप एट पॉइंट ए इज गिवन बाय, ठीक है, अगर मैं इस ए पॉइंट पे मालूम करना चाह रहा हूँ तो लिमिट x टेंड टू ए। अब x की जगह कोई भी पॉइंट हो सकता है, चेंज ऑफ x हो सकता है, वेरिएबल्स के नाम तो कुछ भी हो सकते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। तो आपने इस पॉइंट पर बड़ा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा कि जब हम प्री कैलकुलस के कॉन्सेप्ट पर सिर्फ सेकंड की बात करते हैं तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं, जबकि अगर हम यहाँ पर पॉइंट पे देखें जो हमारे पास टेंजेंट का है तो यहाँ पर लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है जो हमें नियरेस्ट वैल्यू के ज़रिए से किसी पॉइंट का स्लोप मालूम करके देता है। सो द लास्ट पॉइंट कि जब हम लिमिट को यूज़ करते हैं या फिर टेंजेंट लाइन को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कैलकुलस का कॉन्सेप्ट आता है। सो द सेकंड क्लास प्रॉब्लम इज द कैलकुलस इज फाइंडिंग द एरिया ऑफ द प्लेन रीजन दैट इज बाउंडेड बाय अ ग्राफ ऑफ द फंक्शन। द प्रॉब्लम कैन ऑल्सो बी सॉल्व्ड विथ अ लिमिट process. In this case, the limit process is applied to the area of the rectangle to find the area of the journal region. As a simple example, consider the region bounded by the graph of the function y equal to f of x and x-axis and the vertical line x equal to a and x equal to b. Let's see the function first. For example, हमारे पास इस तरह से एक फंक्शन है जैसे हम y equal to f of x कह रहे हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कि स्लोप और टेंजेंट किस तरह से मालूम करना होता है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि एरिया अंडर द कर्व कैसे मालूम कर सकते हैं। अगर मैं इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करूं और इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, एक्चुअली ये ए से ही होने चाहिए, मैंने थोड़ा सा आगे कर लिया। अब इस पॉइंट को यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है कंप्लीट रीजन, ये एरिया अंडर द कर्व। अगर मैं इस एरिया अंडर द कर्व को डिफरेंट बार में डिवाइड करूं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 4 रेक्टेंगल्स में डिवाइड करूं, तो क्या ये 4 रेक्टेंगल्स इस तरह से बन सकते हैं? ठीक है,
मैं चाहूँ तो इसी 4 को 8 कर सकता हूँ, 8 से 16 कर सकता हूँ, 32 कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं इतनी दफ़ा इस पॉइंट को डिवाइड करके एक स्मॉलेस्ट रीजन बना सकता हूँ रेक्टेंगल के कि ये ऑलमोस्ट आपको इस तरह से फिल एरिया दिखना लग जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस एरिया को इनफाइनाइट टाइम तक क्या करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं। जब हम इनफाइनाइट टाइम तक इसको डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली इस पॉइंट पर जो भी हमारा एरिया होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं उस वेरिएबल को x से कंसीडर कर रहा हूँ तो वो लिमिट को कहाँ तक लेके चले जाएगा, इन्फिनिट तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस पॉइंट के ज़रिए से किसी एरिया अंडर कर्व के लिमिट को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। और उस लिमिट के ज़रिए से हम क्या कर लेंगे, वो एरिया अंडर द कर्व का जो भी फॉर्मूला होगा उसके ज़रिए से वो चीज़ फाइंड हो जाएगी। एक्चुअली हम इसके आगे जाके तफसील में बात करेंगे। So as you increase the number of the rectangle, the approximations tend to become a better and better because the amount of the area missed by the rectangle decreases. Your goal is to determine the limit to the sum of the areas of the rectangles as the number of the rectangle increases without bounds. तो based on this हम area under the circle, area under the curve मालूम करते हैं और उस curve के rectangles के region के ज़रिए से not only calculus बल्कि हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी जब डिफरेंट टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे होते हैं, स्पेशली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ पर भी इसी एरिया अंडर द कर्व के कैलकुलस के पॉइंट को वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और उसके ज़रिए से प्रॉब्लम को सॉल्व की जाती है। तो होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इस सेशन पे हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को जाना कि टेंजेंट, स्लोप, फंक्शंस क्या है, कॉर्ड, लिमिट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, डेरिवेटिव एक्चुअल क्या है। और नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम लिमिट्स को और भी इन डेप्थ स्टडी करेंगे कि लिमिट्स पढ़ क्यों रहे हैं, लिमिट्स के क्या टाइप्स हो सकते हैं, लिमिट के प्रॉब्लम को कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है, रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें जानेंगे। इसी तरह से जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि बआसानी आप ये चीज़ों को सीख सकें। और इसी तरह से जुड़े रहें। कोई एक्स्ट्रा सजेशन हो तो मुझे ज़रूर बताएं ताकि नेक्स्ट सेशन पर उसे ऐड कर सकूँ। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। सी यू देयर।